आज का लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज के टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो राष्ट्रपति का टॉपिक है वो आज रहने वाला है उसकी वीटो शक्ति के बारे में। राष्ट्रपति की वीटो पावर क्या होती है? वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ये आज का जो लेक्चर है ये पार्ट 8 है। 7 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं, वो सबसे पहले आप लोगों को देख लेने हैं ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे उनसे उन्हें आप कोरिलेट कर सको। तो बात करते हैं वीटो पावर की। राष्ट्रपति को कुछ वीटो पावर भी संविधान ने दी हुई है। आर्टिकल जब हम 111 की बात करते हैं तो आर्टिकल 111 में जो राष्ट्रपति की वीटो पावर है या बिल पर सहमति से रिलेटेड जो भी पावर है वो राष्ट्रपति को आर्टिकल 111 में रखी हुई है या दी हुई है। संसद से कोई भी जो बिल होता है अगर वो पास होकर राष्ट्रपति के पास में जाता है और राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति देकर हस्ताक्षर कर देता है, सिग्नेचर कर देता है, तभी वो एक्ट का रूप ले लेता है। ठीक है। तो आर्टिकल 111 के अनुसार जब कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए पेश किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास में उसके ऊपर 3 विकल्प होते हैं। सबसे पहला विकल्प क्या होता है? या तो राष्ट्रपति उसे अपनी अनुमति दे देगा। सबसे पहला विकल्प तो ये हो सकता है। दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी अनुमति सुरक्षित रख ले। ठीक है, और यहीं से चीजें आगे बढ़ने वाली हैं। तीसरा क्या होता है? यदि विधेयक धन विधेयक नहीं है तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए विधेयक को संसद के पास वापस लौटा सकता है। ठीक है। धन विधेयक की बात क्यों आई? क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। जब भी कोई धन विधेयक होगा और उसे पार्लियामेंट में पेश करना होगा तो विधेयक को पार्लियामेंट में पेश करने से पहले ही राष्ट्रपति की अनुमति ले ली जाती है। इसलिए राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई है तो अब जब ये पेश होगा, यहां से पारित होगा, पारित होकर राष्ट्रपति के पास में सिग्नेचर के लिए जाएगा, उसके बाद में ये एक्ट बन जाएगा, तो अब राष्ट्रपति इसकी सहमति को इनकार नहीं कर सकता है क्योंकि बिल के पेश होने से पहले ही इसकी अनुमति राष्ट्रपति से ले ली गई थी। इसीलिए बोला जाता है कि धन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी सहमति को ना तो विचार के लिए रख सकता है ना ही उसे वापस लौटा सकता है, उसे उसकी अनुमति देनी ही होगी। ठीक है। अब नोट की बात करते हैं। संसद विधेयक को संशोधन या बिना संशोधन के अगर दोबारा राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजती है तो राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देना अनिवार्य है। ठीक है। ये टॉपिक हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अब एक चीज यहां पर मैं आप लोगों को बताता हूं। हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसमें जो एब्सोल्यूट पावर दी जाती है, ज्यादा पावर दी जाती है, वो मंत्रिमंडल को दी जाती है। मंत्रिमंडल को दी जाती है। लेकिन जिस तरीके से हम राष्ट्रपति को पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को ज्यादा पावर मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बीच बीच में आप लोगों को एक चीज और देखने को मिलेगी कि जहां पर भी राष्ट्रपति के पास में मंत्रिमंडल से ज्यादा शक्तियां देने की बात हुई है वहीं पर इसकी शक्तियों को काट कट भी किया गया है, इसकी शक्तियों को कम भी किया गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझो, अगर राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए कोई विधेयक संसद के पास में भेज दिया, ठीक है, तो अब राष्ट्रपति की पावर ज्यादा हो गई, तभी तो उसने वापस भेज दिया। लेकिन यहां पर राष्ट्रपति की पावर को थोड़ा सा कम किया गया है। कैसे किया गया है? कि अगर संसद दोबारा उस विधेयक में संशोधन करके या बिना संशोधन के दोबारा राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज दे तो अब राष्ट्रपति को उसे अनुमति देना अनिवार्य कर दिया गया। यानी कि यहां पर संसद को, मंत्रिमंडल को ज्यादा पावर दे दी गई है, राष्ट्रपति की पावर यहां पर कम कर दी गई है। ठीक है। एक जगह और भी राष्ट्रपति की पावर को कट किया गया है। कौन सी जगह? आर्टिकल 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करेगा और राष्ट्रपति को जो मंत्रिमंडल सलाह देगा, एडवाइस देगा, वो बाध्यकारी होंगी, वो माननी ही पड़ेगी। जब आपने ये सेंटेंस जोड़ दिया कि मंत्रिमंडल की सलाह राष्ट्रपति को माननी ही पड़ेगी तो अब राष्ट्रपति की शक्ति उसके पास में कहां रह जाती है? वो तो सारी खत्म हो जाती हैं। अब उसे मंत्रिमंडल की सलाह पर ही काम करना पड़ेगा। और मंत्रिमंडल का जो प्रमुख होता है, नेता होता है, लीडर होता है, वो कौन होता है? पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। तो यानी कि प्रधानमंत्री जो कहेगा वो मंत्रिमंडल को करना होगा और मंत्रिमंडल जो कहेगा वो राष्ट्रपति को करना होगा। तो संपूर्ण शक्ति किसके पास में आ गई? संपूर्ण शक्ति प्रधानमंत्री के पास में आ गई, यानी कि मंत्रिमंडल के पास में आ गई। और यहां पर राष्ट्रपति की शक्तियों में कटौती कर दी गई है। और कटौती करने का जो सबसे मेन कारण है वो ये है क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है वो जनता के द्वारा डायरेक्ट चुनकर नहीं आता है और जो मंत्रिमंडल होता है, संसद होती है, वो डायरेक्ट जो है जनता के द्वारा उसके जो सदस्य होते हैं वो चुनकर आते हैं। तो ज्यादा शक्ति चुनकर आने वाले लोगों को दी जाएगी, ना कि
राष्ट्रपति को ज्यादा शक्ति दी जाएगी। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम यही कहता है कि ज्यादा शक्ति उनके पास में रहे जो जनता के द्वारा लोग डायरेक्ट चुनकर आए। अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका में ज्यादा शक्ति राष्ट्रपति के पास में होती है, क्योंकि राष्ट्रपति डायरेक्ट जनता के द्वारा वहां पर चुना जाता है। लेकिन हमारे राष्ट्रपति डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, इसीलिए इनके पास में जो शक्ति होती है वो कम होती है और मंत्रिमंडल के पास में जो शक्ति होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट, इस प्रकार राष्ट्रपति के पास संसद के द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में वीटो शक्ति प्राप्त है। अब चार वीटो की मैं बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं ऑल ओवर वर्ल्ड देखता हूं, पूरे विश्व की बात करता हूं, तो किसी भी देश के प्रमुख के पास में 4 वीटो पावर होती है। कितनी होती है? 4 वीटो पावर होती हैं। लेकिन जब मैं 4 वीटो की पावर की बात करता हूं, तो क्या भारत के राष्ट्रपति के पास में भी चारों वीटो पावर है? वो हमें देखना है। तो राष्ट्रपति विधेयकों को अपनी अनुमति के लिए सुरक्षित रख सकता है। ये वीटो पावर कहां से स्टार्ट हो जाती है? जब वो अपनी अनुमति के लिए इन्हें सुरक्षित रखेगा, तो उसके बाद में कौन कौन सी वीटो पावर वो यूज कर सकता है। राष्ट्रपति को वीटो शक्ति देने के 2 मुख्य कारण थे। कौन कौन से थे? कि संसद को बिना विचार किए जल्दबाजी में विधान ना बनाना पड़े। ठीक है, अब संसद ने क्या किया, उसमें उसे बहुमत मिल गया, लोकसभा को जो सत्ता पक्ष है उसे बहुमत मिल गया। अब वो क्या कर सकती है, वो जल्दबाजी में बिना विचार के कोई ऐसा विधेयक बना सकती है जो देश के लिए खतरा हो सकता है। ठीक है, ऐसा विधान बना सकती है। तो राष्ट्रपति को यहां पर संविधान ने शक्ति दी है कि अगर कोई विधेयक संसद जल्दबाजी में और बिना विचार के बनाकर आपके पास में भेजती है, तो आप लोगों के पास में वीटो होंगी, आप उसे अपने विवेक से रोक सकते हो। उस पर वीटो, वीटो मतलब क्या करना? रोक लगाना। ठीक है, दूसरा कारण था कि क्या था वीटो देने का? किसी असंवैधानिक विधान को बनने से रोकना। एक ऐसा विधेयक, अब एक बात बताइए, जितने भी संसद में लोग बैठे हुए हैं, एमपी बैठे हुए हैं, क्या उन्हें संविधान का ज्ञान है? बिल्कुल नहीं है। एक दो दो चार को छोड़ दो अगर अपवाद, तो मैक्सिमम लोगों को संविधान का ज्ञान है ही नहीं है। जब उन्हें संविधान का ज्ञान नहीं होगा, तो आपको क्या लगता है वे संवैधानिक विधान बनाने में सक्षम है? नहीं है। जो भी वो विधान बनाते हैं, जो भी एक मिनिस्टर कोई भी बिल पेश करने के लिए संसद में लेकर आता है, वो हमारे सचिव बनाते हैं, आईएएस ऑफिसर बनाते हैं। मंत्रियों को नहीं पता होता है कि क्या चीज संवैधानिक है और क्या असंवैधानिक है। तो संविधान निर्माताओं को पहले से ही पता था कि जो विधेयक होंगे, जो हमारे एमपी होंगे, वो इतने काबिल नहीं होंगे, मिनिस्टर इतने काबिल नहीं होंगे कि वो कोई भी विधेयक संविधान के अकॉर्डिंग बना पाए। ठीक है, तो इसलिए राष्ट्रपति के पास में कुछ वीटो शक्ति दे दी गई कि अगर आप लोगों को लगता है कि असंवैधानिक विधान बनने जा रहा है, तो आप लोग उसे वीटो कर दो, उसे रोक दो। ठीक है, तो वर्तमान में राज्यों के कार्यकारी जो प्रमुख होते हैं, उनके पास में 4 वीटो शक्ति होती है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। कौन कौन सी? अत्यांतिक वीटो, एब्सोल्यूट पावर। ठीक है, इसमें क्या होता है? विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रख लेना। ठीक है, सुरक्षित रख लेने का मतलब क्या है? इस तरीके से एब्सोल्यूट पावर है। एब्सोल्यूट का मतलब है कि जो वीटो करना है, रोक लगानी है, वो पूरी तरीके से लगानी है। नहीं जी, हम साइन नहीं करेंगे और हम इसे क्या करते हैं? डिसमिस करते हैं, खत्म करते हैं, ये बिल बन ही नहीं सकता है। ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब ये हो गया, अत्यंतिक का मतलब ये हो गया। फिर आती है विशेषित वीटो, जो विधायिका द्वारा उच्च बहुमत द्वारा निरस्त की जा सकती है। इसमें क्या करता है? कोई विधेयक है, वो राष्ट्रपति के अनुमति के लिए भेज दिया, ठीक है, पार्लियामेंट ने, तो अब वो क्या करेगा? इसे रोक देगा। लेकिन पार्लियामेंट में इतनी शक्ति है, अगर वो विशेष बहुमत से उसे पास कर देती है, तो इस राष्ट्रपति की वीटो को वो कैंसिल भी कर सकती है। ठीक है, यानी कि यहां पर विशेषित जो वीटो है, क्वालिफाइड जो वीटो है, इसमें राष्ट्रपति को ज्यादा शक्ति दी गई है। ठीक, निलंबनकारी वीटो, इसमें क्या होता है? जो राष्ट्रपति होता है वो वीटो करके विधेयक को दोबारा कहां पर भेज देता है? विधायिका के पास में भेज देता है, संसद के पास में भेज देता है कि इसमें आप लोग क्या करना है, इसे थोड़ा पुनर्विचार करो, इसमें संशोधन करो, इसमें कुछ चीजें सही नहीं है, और करने के बाद में फिर आप दोबारा भेज सकते हो। तो यहां पर जैसे ही संसद इसे साधारण बहुमत से पास करके वापस भेजेगी, तो निलंबनकारी वीटो को क्या किया जा सकता? ब्रेक किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, इसे खत्म किया जा सकता है साधारण बहुमत के द्वारा। ठीक है, पॉकेट वीटो, अब जब ये साधारण बहुमत के द्वारा भेज के दोबारा भेजेगी, तो अब उसे उस पर अनुमति राष्ट्रपति को देनी होगी। ठीक है, पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो में भारतीय जो राष्ट्रपति हैं उन्हें ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। कैसे? क्योंकि संविधान में पॉकेट वीटो के लिए कोई भी टाइमिंग
निश्चित नहीं की गई है, टाइमिंग पीरियड दिया ही नहीं गया है कि आप लोगों को पॉकेट वीटो का इस्तेमाल इतने दिन तक करना है। ठीक है, तो इसीलिए पॉकेट वीटो में जब कोई भी बिल चला जाता है तो उसका पता नहीं होता है कि वो कब तक रहे, 1 साल, 2 साल, 3 साल। राष्ट्रपति बताएगा ही नहीं कि उस वीटो के साथ में क्या हुआ है, उस विधेयक के साथ में क्या हुआ है, वो सकारात्मक है या फिर नकारात्मक है। ठीक है, तो विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई भी निर्णय इसमें नहीं होता। इतनी बात समझ में आई। अब एक समझने वाली चीज यहां पर यह है कि हमारे राष्ट्रपति के पास में, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के पास में ये वाली वीटो नहीं है। जिसमें राष्ट्रपति को सबसे ज्यादा शक्ति दी गई है, वही वीटो हमारे राष्ट्रपति के पास में नहीं है। अगर ये वीटो राष्ट्रपति के पास में होती तो इसकी शक्ति पार्लियामेंट से भी ज्यादा हो जाती, मंत्रिमंडल से भी ज्यादा हो जाती। लेकिन राष्ट्रपति यहां पर नाम मात्र का प्रमुख होता है, सारी शक्तियां मंत्रिमंडल के पास में होती है, प्रधानमंत्री के पास में होती है। इसीलिए यहां पर ये वाली वीटो शक्ति राष्ट्रपति को नहीं दी गई है। ये जो वीटो पावर है, ये यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, वो इसका यूज करते हैं, क्योंकि वहां के जो राष्ट्रपति हैं उसके पास में ज्यादा शक्ति उसी के पास में होती है। तो याद रखोगे कि राष्ट्रपति के पास में कितनी वीटो है हमारे वाले के? 3। अत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट पावर, निलंबनकारी वीटो, सस्पेंशन वीटो, तीसरी होती है पॉकेट वीटो। ठीक है, अब एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं। विशेषित वीटो, विशेषित वीटो, क्वालिफाइड वीटो भारत के राष्ट्रपति को नहीं मिली है, क्योंकि ये अमेरिका के राष्ट्रपति को दी गई है। कारण मैंने बता दिया आप लोगों को कि भारतीय राष्ट्रपति को इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि वीटो संसदीय शासन प्रणाली के खिलाफ है। इसमें सारी शक्तियां मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। जो संसदीय प्रणाली होती है उसमें मैक्सिमम शक्ति तो किसके पास में होती है? मंत्रिपरिषद के पास में होती है। अगर ये वीटो दे देंगे तो ये सारी शक्ति किसके पास में पहुंच गई? राष्ट्रपति के। और राष्ट्रपति तो नाम मात्र का प्रमुख होता है, तो उसके बिना चुने व्यक्ति को, जो जनता के द्वारा चुनकर नहीं आया, उसे ज्यादा शक्तियां कैसे दे देंगे? यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ज्यादा शक्तियां तो उन्हीं लोगों को मिलेंगी ना जो जनता के द्वारा चुनकर आया है। ठीक है, तो अत्यंतिक वीटो पहला पढ़ते हैं। इस वीटो के द्वारा राष्ट्रपति को संसद से पारित विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखने की शक्ति मिलती है। इस प्रकार यह विधेयक समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? डायरेक्ट एक इंडिकेशन मिल जाता है कि राष्ट्रपति ने अगर इस वीटो का इस्तेमाल किया तो बिल क्या हो जाएगा? निरस्त हो जाएगा। ये कभी पास होगा ही नहीं, इस पर कभी साइन नहीं होंगे और ये क्या हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? अत्यंतिक वीटो को 2 मामलों में प्रयोग किया जा सकता है। पहला, जब कोई विधेयक गैर सरकारी हो, यानी जिसे संसद में मंत्री के अलावा किसी अन्य सदस्य ने पेश किया हो। अब 2 चीजें समझिए, पहला गैर सरकारी विधेयक क्या होता है और दूसरा सरकारी विधेयक क्या होता है। पार्लियामेंट में आप जानते हो कि 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। अब राज्यसभा में भी एमपी होते हैं और लोकसभा में भी एमपी होते हैं। लेकिन ये जो एमपी होते हैं, इनमें से कुछ एमपी को क्या बनाया जाता है? मिनिस्टर बनाया जाता है, मंत्री बनाया जाता है। तो ऐसा बिल जो मिनिस्टर पेश करता है किसी भी सदन के अंदर, उसे बोलते हैं सरकारी विधेयक। याद रखना। और ऐसा बिल जो पार्लियामेंट के जो सदस्य होते हैं, एमपी होते हैं, चाहे फिर वो लोकसभा के हों चाहे फिर राज्यसभा के हों, लेकिन वो मंत्री नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा बिल कोई भी सदस्य पेश करता है पार्लियामेंट के अंदर, तो उसे गैर सरकारी विधेयक बोला जाएगा। ठीक है, तो ये जो वीटो राष्ट्रपति को अत्यंतिक दी गई है, एब्सोल्यूट दी गई है, ये इन दोनों को ही रोकने के लिए दी गई है। किस किस को? जब कोई सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक संसद में पास होकर राष्ट्रपति के लिए आता है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए आता है, तो उसे रोकने के लिए अत्यंतिक वीटो का उपयोग किया जाता है, ताकि वो विधान ना बन सके, वो एक्ट ना बन सके। सरकारी विधेयक के संबंध में जब विधेयक पास होने के बाद मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे चुका हो और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी सहमति देने से मना कर दे। ठीक है, अब इसे समझिए। संसद ने क्या कर दिया? संसद ने एक विधेयक पास किया और वो विधेयक कैसा था? वो सरकारी था, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक, अभी सब कुछ सही है। और जैसे ही ये पास किया और पास करने के बाद में ये राष्ट्रपति के पास पहुंच गया और यहां पर मंत्रिमंडल का इस्तीफा हो गया।
यहाँ पर मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र दे दिया तो अब राष्ट्रपति इस पर क्या लगा देगा, अत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट पावर लगा के इसे रोक देगा। कब तक रोकेगा, जब तक नया मंत्रिमंडल नहीं आ जाता। अब नया मंत्रिमंडल जब आएगा, अगर वो सलाह देता है कि जो ये पहली सरकार का बिल पास किया हुआ था, आप इस पे सिग्नेचर करके इसे पास कर दीजिए, तो राष्ट्रपति पास कर देगा। अगर ये सलाह देगा कि नहीं साहब इसे पास नहीं करना है, पता नहीं पुरानी सरकार ने क्या गोबर फैला किया है, रायता क्या फैलाया, हमें नहीं पता, इसलिए आप लोगों को ये पास नहीं करना है, तो राष्ट्रपति क्या कर देगा, इसे निरस्त कर देगा, इसे पास नहीं करेगा। और यहां पर एक चीज और भी आती है कि मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति बाध्यकारी है। तो राष्ट्र इसकी सलाह तो से माननी पड़ेगी। अगर ये बोल देगा कि पास नहीं करना तो मतलब नहीं करना, अगर ये बोल देगा पास करना है तो मतलब करना है। भाई ने बोला करने का तो मतलब करने का। नोट, 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू विनियोग विधेयक पर अपना निर्णय रोक लिया था। ठीक है, ये क्या था, पेप्सू क्या था, एक जगह थी जिसे पहला मतलब पंजाब बोला जाता था, ये पंजाब से पहले की जगह है। ठीक है, तो पंजाब से पहले की जगह है, इसके लिए क्या हुआ था, 1966 में एक सहा आयोग बना था। सहा आयोग बना था कि पंजाब का जो बंटवारा है वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस सहा आयोग ने एडवाइस किया था, सिफारिश की थी कि इस पंजाब को, जो पेप्सू के नाम से जाना जाता था, इसे 4 भागों में बांट दो। ठीक है, जो हिली एरिया है, हिमालय वाला एरिया है, उसे तो हिमाचल बोल दिया गया, हिमाचल में बांट दिया गया। जो नीचे वाला हिंदी भाषी एरिया था, जो हिंदी भाषी एरिया था, उसे हरियाणा में बांट दिया गया, उसे हरियाणा कर दिया गया। इसमें जो पंजाबी भाषी एरिया था, उसे पंजाब बना दिया गया, उसे पंजाब बना दिया गया। ठीक है, और एक ऐसा एरिया जो इन दोनों के बीच में था, ठीक है, हरियाणा और पंजाब के बीच में था, उसका नाम दर दिया गया चंडीगढ़। चंडीगढ़, ठीक है, ये किसी के पास में नहीं रहेगा, ये जो रहेगा ये केंद्र सरकार के पास में रहेगा। डायरेक्ट जो है एलजी या फिर एलजी के माध्यम से यहाँ पर केंद्र सरकार या राष्ट्रपति ही रूल करेंगे। इतनी बात समझ में आई। तो वह विधेयक संसद ने उस समय पारित किया था जब पेप्सू राज्य में राष्ट्रपति शासन शासन लगाया हुआ था। लेकिन जब यह विधेयक राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजा गया तो राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया था। ठीक है, तो राष्ट्रपति ने इसे क्या कर दिया था, इसे निरस्त कर दिया था। फिर बात आती है 1991 में, राष्ट्रपति डॉक्टर आर वेंकट रमन द्वारा संसद द्वारा कौन सा विधेयक था ये, वेतन भत्ते और पेंशन से संबंधित संशोधन विधेयक को रोक कर रखा गया था। क्यों रोक कर रखा गया था, यह विधेयक संसद द्वारा लोकसभा विघटित होने के एक दिन पहले राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश को प्राप्त किए बिना पारित किया गया था। ठीक है, अब कोई धन विधेयक होगा, उसकी सिफारिश के बिना पास कर दोगे तो क्या मतलब रह गया। ठीक है, उसकी सिफारिश तो लेनी पड़ेगी ना, तो इसलिए इन्होंने क्या कर दिया था, इसे इसे रोक दिया था। अब बात करते हैं निलंबनकारी वीटो की, या इंग्लिश में इसे बोलेंगे सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है, ये सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए लौटाने के लिए करता है। ठीक है, राष्ट्रपति को लगा कि चलो भाई ठीक है, इसमें कोई संशोधन किया जा सकता है, तो इसे क्या कर सकते हैं, इसे पुनर्विचार के लिए भेज भेज देते हैं। तो अब ये कहाँ पे आ गया, ये संसद के पास में आ गया। तो संसद इसमें क्या कर सकती है, या तो संशोधन कर सकती है या फिर संशोधन नहीं करेगी, सेम के सेम बना के साथ पारित करके राष्ट्रपति को भेज देती है। तो यह विधेयक राष्ट्रपति को स्वीकृति देने के लिए अब बाध्य हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर दोबारा राष्ट्रपति के पास में विधेयक आता है, चाहे संशोधन करके चाहे फिर बिना संशोधन करके आएगा, तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी अनुमति देनी होगी। ठीक है, इसका अर्थ यह हुआ कि इस वीटो को, उससे विधेयक को साधारण बहुमत से दोबारा पारित करके निरस्त किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि अगर इसे साधारण बहुमत से पास कर दोगे तो जो राष्ट्रपति की निलंबनकारी वीटो है वो कैंसिल हो जाएगी। लेकिन यहां पर उच्च बहुमत अमेरिका में होता है, जो मैंने बताया कि जो वीटो भारत के राष्ट्रपति को नहीं दी गई है, ठीक है, क्वालिफाइड वीटो जो थी वो यहाँ पर नहीं है। वहां पर क्या है, इसे पास कराने के लिए पहले उच्च बहुमत या विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ पर साधारण बहुमत से अगर पास कर दोगे तो इस वीटो को आप कैंसिल करा सकते हो। राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले में इस वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को अपनी अनुमति या तो दे सकता है या उसे रोक कर रख सकता है, परंतु संसद के पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि धन विधेयक को भी राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, बिल्कुल नहीं भेज सकता। उसके साथ में तो दो ही चीजें होती हैं, या तो उसे पास कर देगा या फिर उसे रोक कर रखेगा, पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेगा। क्योंकि धन विधेयक पर राष्ट्रपति पहले से ही अपनी अनुमति दे देता है, जब वो संसद में पेश नहीं होता है उसे पहले से ही अपनी अनुमति दे देता है। ठीक है,
नेक्स्ट, पॉकेट वीटो। इसमें राष्ट्रपति को यहाँ पर थोड़ी ज्यादा पावर है हमारे वाले राष्ट्रपति को। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि यहाँ पर संविधान में कुछ भी मेंशन नहीं है कि पॉकेट वीटो को कितने दिन तक यूज किया जा सकता है हमारे राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो राष्ट्रपति इस शक्ति के द्वारा न तो विधेयक को अनुमति देगा, न ही उसे अस्वीकार करेगा, और न ही संसद को वापस लौटाता है, परंतु एक अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर देता है। एक विधेयक आएगा साइन करने के लिए, वो उसे उठाएगा और पॉकेट में चुपचाप जेब में रख लेगा, किसी को बताएगा ही नहीं, ले जाकर घूमता रहेगा। ठीक है, 1 साल तक घूमता रहेगा, 2 साल तक घूमता रहेगा, 3 साल तक घूमता रहेगा। भाई साहब बड़ा फायदा उठाता है। क्यों उठाता है? क्योंकि संविधान में मेंशन ही नहीं है कितने दिन में तुम्हें वापस करना है, हाँ करना है, ना करना है, क्या करना है, कोई पता नहीं है। पता लगा पैंट निकली, घर वालों ने धुल धुल दी पैंट, वो विधेयक भी धुल गया, पता ही नहीं लगा फिर उसके बाद में वो गया कहाँ। ठीक है, तो राष्ट्रपति की विधेयक पर किसी भी प्रकार का निर्णय न देने की शक्ति पॉकेट वीटो के नाम से जानी जाती है। राष्ट्रपति इस वीटो शक्ति का प्रयोग इस आधार पर करता है कि संविधान में उसके समक्ष आए किसी विधेयक पर निर्णय देने के लिए कोई भी समय सीमा है ही नहीं है। कोई समय सीमा जब संविधान ने तय ही नहीं करी, तो हम भाई सब लेके घूम रहे हैं 2-2 साल तक। जबकि अमेरिका में क्वेश्चन यहां से बनेगा, ठीक है, कि वो बोल देगा कि पॉकेट वीटो के संबंध में भारत का जो राष्ट्रपति है वो 20 दिन तक रख सकता है या 3 महीने तक रख सकता है, जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति 10 दिन तक रख सकता है। आप सोचोगे हाँ यार कुछ ना कुछ तो सच्चाई है इसके अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है। अमेरिका का राष्ट्रपति केवल 10 दिन के भीतर इस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाएगा। इस प्रकार यह कहा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति की जो शक्ति होती है इस वीटो शक्ति के हिसाब से अमेरिका के राष्ट्रपति से ज्यादा होती है, क्योंकि उसे 10 दिन में लौटाना होता है, और हमारे वाले का पता ही नहीं है, जेब में लेके घूम रहा है बंदा। ठीक है, तो इसलिए यहां पर हमारे राष्ट्रपति की शक्ति, भारत के राष्ट्रपति की शक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति से ज्यादा होती है। 1986 की बात करें, 1986 में हुआ क्या था? राष्ट्रपति जयसिंह, ठीक है, जर्नैल सिंह होगा ये, द्वारा भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के मामले में इस वीटो का प्रयोग किया गया था। क्यों किया गया था? राजीव गांधी की सरकार थी, आप जानते हैं 1985 में राजीव गांधी की सरकार थी, तो उन्होंने एक विधेयक को पारित कर दिया, और वो जो विधेयक था वो क्या करता था? प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता था। ठीक है, इसकी अत्यधिक क्या हुई? आलोचना हुई। तब क्या हुआ था कि 3 वर्ष बाद 1989 में अगले राष्ट्रपति वेंकटरमन ने इस विधेयक को नई मोर्चा सरकार के पास पुनर्विचार के लिए भेजा, परंतु सरकार ने इसे बाद में रद्द कर दिया था। यानी कि इस व्यक्ति ने 3 साल तक अपनी पॉकेट में इसे रखा और रखकर घूमता रहा बंदा, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आया। नया राष्ट्रपति ने कहा कि भाई ठीक है, कौन से कपड़े पहनता था? ये वाले पहनता था। उसमें देखा तो भाई साहब बिल पड़ा हुआ है। उसने कहा कि यार ये तो बिल 3 साल पुराना है, तो ठीक है सरकार को वापस भेज देते हैं। तब तक सरकार भी चेंज हो गई थी। ठीक है, जब सरकार चेंज हुई, तो जब नई सरकार बनी, तो जैसे ही उसने इसे भेजा, अब सरकार ने कहा चलो छोड़ो यार, ये क्या जो भी था, इसकी आलोचना भी हो रही थी, ये बिल सही भी नहीं था, अब इसे क्या कर देते हैं? इसे रद्द कर देते हैं। तो उन्होंने भी क्या कर दिया था? इसे कैंसिल कर दिया था। अब यहाँ पर नोट देखते हैं, संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति के पास में कोई भी वीटो शक्ति नहीं है। यहीं से वो क्वेश्चन बना देगा कि संविधान संशोधन में केवल निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया जा सकता है, केवल अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया जा सकता है, केवल पॉकेट वीटो का प्रयोग किया जा सकता है, तीनों का प्रयोग किया जा सकता है, या फिर 1 और 2 का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो वो इस तरीके से क्वेश्चन बना देगा, आप लोगों को कंफ्यूज कर देगा। लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि एक ही रामबाण रट लेना है कि संविधान संशोधन से रिलेटेड जो भी विधेयक राष्ट्रपति के पास में आएगा, उसके लिए उसके पास में कोई भी वीटो शक्ति नहीं है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम क्या पढ़ते हैं? संविधान संशोधन पढ़ लेते हैं। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971। ठीक है, 1971 में संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य बना दिया गया था। 24वें संविधान संशोधन में 1971 में अगर संविधान संशोधन होता, कैसे होता है? विशेष बहुमत से होता है। ठीक है, अगर, और कौन से आर्टिकल के तहत होता है? 368 के तहत होता है, 68 के तहत होता है। तो अगर क्या होता है कि संविधान संशोधन करने के बाद में राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है, तो 24वां संविधान संशोधन 1971 ये कहता है कि राष्ट्रपति को उसे अपनी मंजूरी देनी अनिवार्य होगी। तो वीटो शक्ति यहाँ पर अब काम नहीं करेगी। अब बात करते हैं कि चलो भाई ठीक है, संसद के पक्ष में तो ये चीजें हो गई, ये सारी चीजें जो वीटो शक्ति है वो हमने देख ली तीनों की तीनों। अब राज्य के विधायिका के संबंध में भी कुछ वीटो है क्या, उसका भी देख लेते हैं। तो आर्टिकल 200 में के तहत जब कोई भी विधेयक राज्य विधायिका से पास कर दिया, करने के बाद में राज्यपाल को भेजा, अब राज्यपाल के पास में उसके लिए क्या होते हैं? 4 विकल्प होते हैं। पहला, राज्यपाल विधायक को अपनी अनुमति दे देगा। दूसरा, विधेयक पर अपनी अनुमति सुरक्षित रख लेगा।
तीसरा, विधेयक को विधायिका के पुनर्विचार के लिए लौटा देगा। अभी तक सेम चल रही है कहानी, कौन सी वाली, राष्ट्रपति वाली और संसद वाली सेम कहानी चल रही है अभी तक, ठीक है। अब उसके पास में तो 3 विकल्प थे राष्ट्रपति के पास में, लेकिन यहाँ के राज्यपाल के पास में 4 विकल्प हैं। एक विकल्प और है, कौन सा विकल्प है, विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। अब ये बोल सकता है कि भाई ठीक है, मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, और मैं क्या है इसे राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजूंगा, वहां पर जाकर इसे चेक किया जाएगा कि भाई सही है गलत है, जैसे ही वो अपनी अनुमति देते हैं तो मैं आगे की कार्रवाई बढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर जो ये 4 विकल्प है, चौथा विकल्प गवर्नर के पास में एक्स्ट्रा होता है, जबकि राष्ट्रपति के पास में 3 विकल्प ही होते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 201 क्या कहता है, अब आर्टिकल 201 पर देखते हैं। इसके तहत जब भी कोई विधेयक राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है, तब राष्ट्रपति के पास में 3 विकल्प होते हैं। कौन कौन से होते हैं, यानी कि आर्टिकल 200 4 विकल्प किसके पास में, राज्यपाल के पास में। आर्टिकल 201 3 विकल्प किसके पास में, राष्ट्रपति के पास में। विधेयक कहां से आएगा, राज्य विधेयिका से, भेजेगा कौन, राज्यपाल। इतनी बात समझ में आ गई। अब पहला ऑप्शन क्या होता है, पहला विकल्प होता है विधेयक को राष्ट्रपति अपनी अनुमति दे देगा। भाई ठीक है, लाओ यार, तो तुम हमारे राज्य का ही आदमी है, वहां पर भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है, चल ठीक है हम तेरा तो पास कर देंगे। तो यहाँ पर ये क्या कर देगा, पास कर देगा। विधेयक पर अपनी अनुमति सुरक्षित रख लेना, अच्छा कांग्रेस की सरकार है, यहाँ बीजेपी की है केंद्र में, चलो ठीक है सुरक्षित रखते हैं, थोड़ा सा घूमने दो इन्हें, चक्कर लगाने दो, बहुत चिल्लाते फिरते हैं। फिर तीसरा आएगा, वह राज्यपाल को विधेयक वापस पुनर्विचार के लिए राज्य विधायिका के पास में लौटाने के लिए बोल सकता है कि भाई एक काम करो, मैं विधेयक दे रहा हूँ, इसमें कुछ चीजें सही नहीं है, इसे जो है वापस विधायिका के पास में भेज दो और इस पर पुनर्विचार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि राज्य में जो सरकार है वो जो कोलिब्रेशन की सरकार है, 2 पार्टी की सरकार है, कांग्रेस और बीजेपी ने भाई साहब कोलिब्रेशन करके सरकार बनाई हुई है कि ना तो अभी से हाँ कर सकते ना कर सकते, एक काम करते हैं भेज देते हैं वापस थोड़ा सा पुनर्विचार के लिए। पुनर्विचार करने के बाद में अगर राज्य विधायिका राष्ट्रपति के अनुमति के लिए दोबारा भेजती है, तो अब राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। और जब वो बाध्य नहीं है, तो यहां पर यह क्या माना जाता है कि यानी राज्य विधायिका राष्ट्रपति के वीटो को निरस्त नहीं कर सकती है। राज्य विधायिका कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे साधारण बहुमत से पास कर ले, उच्च बहुमत से पास कर ले, कुछ भी कर ले, वो राष्ट्रपति की वीटो शक्ति को कैंसिल, निरस्त नहीं कर सकती है, जबकि संसद साधारण बहुमत से कर दे रही थी, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा संविधान में यह समय सीमा तय नहीं है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजे विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपना निर्णय देगा। भाई राज्यपाल ने तो विधायिका से लेकर राष्ट्रपति के लिए विचार को भेज दिया, अब संविधान में कहीं लिखा ही नहीं हुआ है कि राज्य के जो आया बिल है उस पर कितने दिन में निर्णय लेना है, तो कौन सी वीटो हो गई, पॉकेट वीटो हो गई ना, यहाँ पर भी पॉकेट वीटो हो गई। तो इस प्रकार राष्ट्रपति राज्य विधायिका के संदर्भ में भी पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। तो आप लोगों से यही पूछा जा सकता है कि जो भी 3 वीटो हैं वो संसद के मामले में अगर सेट होती हैं या पावर इंप्लीमेंट होती हैं, तो क्या वो राज्य विधायिका के उसमें भी तीनों इंप्लीमेंट होती हैं, तो नहीं होती हैं, वहां लागू नहीं होती है, वहां पर सिर्फ एक होती है और वो होती है पॉकेट वीटो, जिसमें राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए जो विधेयक भेजता है, तो राष्ट्रपति के पास में ऐसा कोई भी संविधान में नहीं लिखा कि कितने दिन में उसका आंसर देना है, पास करना है या फेल करना है, कुछ भी करना है, तो इसे यहाँ पर पॉकेट वीटो लागू होती है, इंप्लीमेंट होती है, ठीक है। तो आई होप कि सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर कोई भी चीज आप लोगों को समझ में नहीं आती है तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लें, रिपीट करके देख लें, चीजें समझ में आ जाएगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उसका आंसर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।